पूरे दिन सोने वाली बहू की कहानी। किशनपुर नाम के एक गांव में एक डॉक्टर और उसकी पत्नी सीमा अपने घर में रहती थी। उनकी शादी को 1 महीना हुआ था। अरे अरे सीमा, चलो मैं जाता हूँ। मुझे क्लिनिक जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है आज। अरे जी, आज आपको जाना ही है? थोड़ी देर रुक जाइए, चाय वाय पी लीजिए मेरे साथ। अरे नहीं नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है। वहाँ पर सब लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, नहीं तो मुझे फिर बहुत समय लगेगा। अच्छा ठीक है, चले जाओ। मुझे वैसे भी घर में बहुत काम है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम ही काम करते हुए मेरा तो आजकल। क्या बात कर रही हो? घर में नौकर वोकर लगवा दें क्या तुम्हारे लिए? थोड़ा बहुत काम वो भी कर देंगे तुम्हारा सारा। अरे नहीं नहीं, मैं खुद ही कर लूँगी सारा काम रो रो के। अब ऐसा है भी तो नहीं, फिर नहीं तो अगर मैं किसी नौकर से काम करवाऊंगी तो मेरे हाथ पैर सब बंद हो जाएंगे और बुढ़ापे में मेरा शरीर दर्द करेगा, इसीलिए मैं सारा काम खुद ही कर लूँगी। आपको कोई नौकर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, एक दो नौकर लगाने से कहीं कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे शरीर में दर्द। थोड़ा बहुत काम उसे भी करवाना, थोड़ा तुम भी कर ले रहना बीच बीच में। थोड़ा बहुत तुम्हें आराम करने की भी जरूरत है। वैसे अब आपको देर नहीं हो रही है आपके क्लिनिक जाने के लिए? वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, फिर आप लेट आओगे रात भर, इसीलिए अब आप जल्दी से चले जाओ। अरे हाँ हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था कि मेरे को क्लिनिक भी जाना है। चलो मैं जाता हूँ। वैसे आपका स्टेटोस्कोप कहाँ रखा है आपने, ये तो बताओ मुझे जरा, मैं भी तो देखूं। अरे इसमें होगा, मेरे सूटकेस में। और कहाँ होगा? लो जी, वैसे डॉक्टर हैं और इन्हें अपने स्टेटोस्कोप का होश नहीं है। आपका स्टेटोस्कोप आपके गले में लटका हुआ है ऐसे। अरे अरे, वो तो मैं भूल ही गया सूटकेस में रखना। चलो मैं रास्ते में रख लूंगा अभी जाते जाते, ठीक है? इतना कहकर वह अपने क्लिनिक की ओर निकल जाता है, क्योंकि आज उसे बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी कि कब उसका पति जाए और वह कब अपनी आंखों को बंद करे, यानी कि वह सो जाए। जब तक उसका पति दरवाजे की ओर बाहर नहीं निकलता है, तब तक वह उसे घूर घूर कर देखती रहती है, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि कब यह जाए और कब मैं सो जाऊं। आहा, ये तो चली गई। अब सोऊंगी आराम से पूरे दिन। काम तो मैंने पहले ही सारा खत्म कर दिया है, और वैसे भी मुझे काम क्या है, 1-2 घंटे का काम होता है। अब मैं पूरे दिन सोऊंगी, आराम करूंगी फैल के, ना कोई रोक ना ही कोई टोक। आहा, खुद को आराम करने की जरूरत है, नाम मेरा लगा रहा है मुझे आराम करना है, पागल बुड्ढा कहीं का। वह उसके जाते ही सोफे पर लेट जाती है, लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि वह अभी सोकर ही उठी थी। वह फिर भी लेट जाती है, क्योंकि उसका काम करने को मन तो बिल्कुल करता नहीं था। वह केवल आराम आराम और आराम ही चाहती थी। लेटे लेटे उसकी कब आँख लग जाती है, उसे खुद को भी पता नहीं रहता है। वह कभी भी जाग जाती है और कभी भी सो जाती है, क्योंकि वह पूरे दिन फ्री ही थी। उस पर कोई भी काम नहीं था, सिवाय घर के। घर का भी काम सुबह के 6 बजे उठकर 8 बजे तक हो जाता था। उसके बाद वह पूरे दिन आराम आराम और आराम ही करती रहती थी। वहाँ उसका पति बहुत काम करता है क्लिनिक में, और यहाँ यह पूरे दिन आराम करती है। रास्ते में कार में उसकी ननद जा रही होती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह उसके ही घर पर आ रही है। वह रास्ते में निकल जाती है। वह उसके ही घर जा रही होती है, क्योंकि उसके घर में रेनोवेशन का काम जारी था, इसीलिए वह कुछ दिन रहने के लिए उसके घर जाती है। उसकी गली का साइज इतना पतला था कि उसे अपनी कार को पीछे ही खड़े रहना पड़ रहा था। हे भगवान, इसकी गली का साइज कितना पतला है। मेरे तो पैर थक गए चलते चलते। कार होती तो अब तक तो पहुंच ही गई होती। अब जाना तो पड़ेगा, कार इसमें घुसेगी भी तो नहीं। वह बहुत थक चुकी थी, क्योंकि घर उसका बहुत दूर था। जहाँ तक उसकी कार पहुँच सकती थी, वह उतनी दूर तक कार को लेकर आ गई थी। अब उसके बाद उसे पैदल ही जाना पड़ रहा था। बैग भी बहुत भारी था, क्योंकि उसके घर में डेकोरेशन का काम हो रहा था। तो वह कुछ दिन के लिए इसी के घर पे रहने के लिए आ रही थी। तभी वह रिंगटोन को बजाती है। वह इतने बहराभूत सो रही थी कि उसे किसी की भी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसकी ननद इतनी देर से दरवाजे पर घंटी बजा रही थी। उसकी ननद ने आधे घंटे तक घंटी बजाती रही। अरे कौन मर गया, सोने भी नहीं दे रहा है मुझे। कमबख्त मर जाए जो भी हो बाहर, मेरा तो जीना हराम ही हो गया है। थोड़ी देर कोई सोने भी नहीं देता है, सूगर कहीं के सारे मर जाएं। दिन में 2-4 घंटे मिलते हैं सोने के लिए, उसमें भी आ जाते हैं चांद पे मेरे। देखती हूँ कौन है, छोड़ूंगी नहीं जरा भी उसकी बाल पकड़ पकड़ के इतनी जोर जोर का गोल गोल घुमाऊंगी ना,
खून मुंह में से निकालने लग जाएगा जो भी कोई होगा। बेचारी उसकी ननद बाहर दरवाजे पर इंतजार करती हुई खड़ी रहती है कि कब दरवाजा खुले और वह कब अंदर जाए। अरे कहाँ गई ये? इतना समय लगा दिया इसने दरवाजा खोलने के लिए। भैया से लगता है इसकी शिकायत करना पड़ेगी। मोहल्ले के सारे लोग देख रहे हैं मुझे, लेकिन ये लड़की दरवाजा खोलने को तैयार ही नहीं है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल जाता है और वह अंदर अपने घर में चली जाती है। वह बेचारी इतनी थक चुकी थी कि वह आते ही बैठ जाती है और थोड़ा सा गर्म पानी पीती है, क्योंकि उसे खड़े खड़े उसके पैर सारे सूज गए थे। जब तक उसकी भाभी उसके कपड़े वाला बैग लेकर आती है। कपड़े वाला बैग इतना भारी था कि वह बड़े ही धीरे धीरे कदमों के साथ आ रही थी। अरे दीदी, इसमें क्या भर के लेके आई हो? ये तो बहुत ज्यादा भारी है। आप थकी नहीं हो आते हुए क्या? मुझे नहीं लग रहा। अरे क्या बताऊं तुझे, मेरे घर में ना वो हो रहा है रिनोवेशन, तो इसीलिए मैं तेरे घर पे आ गई हूँ 10 दिन के लिए रहने के लिए यहाँ पे। अरे मैया, ये मोटी 10 दिन के लिए आई है? तो इसीलिए मैं इसमें 10 दिन के लिए कपड़े लेके आई हूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। अरे नहीं भाभी, आप 10 दिन से ज्यादा रहिए, अपना ही घर समझिए इसे। जितना मन करे आप उतना रहिए, ठीक है? अरे अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं इसे अपना ही घर समझूंगी। मेरे भैया का ही तो घर है, ऐसा थोड़ी नहीं है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ 10 दिन के लिए आई हूँ तो। हाँ हाँ, ये सही है। आप 10 दिन से ऊपर भी रह सकती हैं इस घर में। ये अपना ही घर है आपका। आपको जो अच्छा लगे वो करिए आप इस घर में। ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा सा नाश्ता वगैरह बना के ला रही हूँ, ठीक है? आप बैठिए जब तक थोड़ी देर। उसके साथ गरम गरम चाय भी लाती हूँ, ठीक है? जैसा करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। एक बदतमीज लड़की की कहानी। आज तो मेरी छुट्टी पूरी हो गई है, खत्म। अब जाऊंगी मैं अपने घर पे, मम्मी पापा को सरप्राइज दूंगी। वो भी मुझे क्या याद रखेंगे, और घर में सभी के लिए एक एक गिफ्ट जरूर लेके जाऊंगी, जिससे कि वो सब खुश हो जाएंगे। देखना। यह सुरभि के पिता थे, जिनका नाम महेंद्र पाल सिंह था। अरे भाई, सुरभि से पूछ लेता हूँ उसके हाल चाल। बहुत दिन हो गए उसे मैंने कॉल भी नहीं की है। भूल जाएगी नहीं तो वो हमें। बेचारी वहाँ पड़ी हुई होगी वो बेचारी। हेलो बेटा, क्या कर रही है तू वहाँ पे? बता मुझे। अरे कुछ नहीं पापा, मैं बैठी हूँ, अभी पढ़ने जा ही रही हूँ। अरे बेटी, तूने खाना खा लिया कि नहीं खाया ये तो बता ही दे तू मुझे। और खाने में क्या खाया ये भी बता मुझे जरा जल्दी से। क्यों पापा, कहीं जाना है क्या आपको? ऐसे ही बोल रही हो कि जल्दी से कि जल्दी से। अरे बेटा, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे सोने जाना है। जल्दी बता तू क्या कर रही है। और ये बता तेरी पढ़ाई का क्या हाल चाल चल रहा है? तू कुछ पढ़ती है वहाँ पे कि ऐसे ही इधर उधर घूमती हुई चलती हुई जाती है? चलो पापा, मैं सोने जा रही हूँ, आपकी बातें खत्म हो गई हो तो चलो मैं जा रही हूँ। यह सुरभि की माँ थी, जो सुरभि के पिता यानी कि महेंद्र पाल के पास आ रही थी। महेंद्र पाल सुरभि से बातें करके बैठा ही था, तभी ममता वहाँ आ जाती है। अरे जी, आपने किससे बातें की हैं? ये तो बताओ मुझे। कौन था वो जिससे आप बातें कर रहे थे इतनी देर से, मैं जब कह रही थी? अरे क्या कह रही थी तुम? मैं तुम्हारी बेटी से ही बात कर रहा था, उससे पूछ रहा था। क्या पूछ रहे थे? मुझे भी बताओ जरा उसके हाल चाल। बहुत दिन हो गए मैंने उससे बातें भी नहीं की हैं। क्या कर रही थी वो पढ़ने जा रही थी, तभी मैंने उस पर कॉल कर दी। और अब उसने मैंने पूछा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, सुई उसने कॉल भी काट दी। उसने मुझे बताया भी नहीं और कह रही थी। क्या कह रही थी बताओ मुझे जरा। और उसने खाने में क्या पकाया था आज? मुझे भी बता ही दो आज तुम। अरे तुम मेरी पूरी बात होने क्यों नहीं दे रही हो? बार बार बीच में ही बातें करने लग जाती हो। कब सुनोगी तुम मेरी पूरी बात? अब मैं तुम्हें कुछ भी बात नहीं बताऊंगा। अब तुम जाओ और अपने कमरे में सो जाओ। तुम्हें सुबह जल्दी भी उठना है। देखो घड़ी में 10:30 बज रहे हैं रात के। अब जाओ तुम, अब सो जाओ, जल्दी जाओ। बेटी भी वहाँ पर सोने के लिए चली जाती है। वह बेचारी पढ़ के बहुत थक चुकी थी, इसीलिए वह भी बहरा भूत बहुत गहरी नींद में सो रही थी। सुबह के 7 बज जाते हैं और महेंद्र पाल अपनी सुबह की कसरत को करने लगता है। उसे पता ही नहीं थी कि उसकी बेटी उसे सरप्राइज देने के लिए उसके घर पर ही आ रही है। अरे दी, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुमने मुझे रात में बताया नहीं था कि कहाँ है मेरी बेटी और उसने खाने में क्या पकाया था। अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो कि कसरत करते ही रहोगे? ये तुम्हारा एक पैर है ना, इसे भी ऊपर कर दूंगी और जमीन पे पटक दूंगी। ज्यादा मुझसे बोले तो बोल भी नहीं रहे हो। जरा भी मेरी आंसर क्यों नहीं दे रहे हो क्वेश्चन का? मेरे सामने भोले बाबा बनने की जरूरत मत करियो। घोड़ा जैसी एक लात ऐसी मारूंगी ना कि गोल गोल घूमते घूमते जमीन पे गिरते हुए दिखोगे। तुम को बता क्यों ना रहे हो?
क्या है गोए तुम्हें? कोई बात नहीं, मत बताओ, मैं अपनी बेटी से खुद ही पूछ लूंगी क्या बात भाई तुम्हारी रात में। ना बता रहे तो मत बताओ मोई का है। उसके लाख क्वेश्चन पूछने के बाद भी उसका पति महेंद्र पाल अपनी पत्नी ममता को कुछ भी नहीं बताता। हेलो माँ, आपने कॉल करी थी अभी, क्या हुआ बताओ मुझे। आप मुझसे नाराज हो क्या हुआ बात तो बताओ मुझे। आप आंसर क्यों नहीं दे रही हो मेरे क्वेश्चन का? अगर आप नाराज हो तो मैं आपको रीजन बता देती हूँ कि मैंने अभी कॉल क्यों नहीं उठाई थी। मैंने कॉल इसलिए नहीं उठाई थी क्योंकि मैं ना योगा कर रही हूँ और योगा करते में कभी भी फोन यूज नहीं करते हैं। वो तो आप नाराज ना हो जाओ इसीलिए मैंने कॉल उठा ली है अभी। ठीक है, तो मत आंसर दीजिए, अब मैं फोन रखती हूँ, बाद में करूंगी कॉल, अभी 10 मिनट में, ठीक है। बेटी अभी भी अपनी माँ को सरप्राइज की बात बताती ही नहीं है कि वह उसके घर पे आ रही है। वह तो अपने परिवार और अपने माता पिता को खुश देखना चाहती है। उसके दिमाग में तो केवल एक ही कीड़ा था कि वह अपनी माता पिता को सरप्राइज दे। वह ट्रेन के अड्डे पर पहुंच जाती है, लेकिन वह इतना इंतजार करती है कि वहां पर कोई ट्रेन वाला आता ही नहीं है ट्रेन लेकर, और वह वहीं पर अपने घोड़े बेचकर सो जाती है। वह आधे 1 घंटे तक सोती रहती है, कोई भी उसे जगाने के लिए आता नहीं है, और ट्रेन भी वहां से जब तक निकल चुकी होती है। लगता है उसका प्लान कैंसिल हो जाएगा। वह थोड़ी देर बाद जग जाती है, लेकिन उसका प्लान कैंसिल नहीं होता है। मेरी तो ट्रेन ही मिस हो गई, अब कैसे जाऊँ अपने घर पे, बड़ा ही बुरा लग रहा है मुझे। अपने माता पिता को खुश भी नहीं रख सकती हूँ मैं, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी, मैं बस से जाऊंगी। वह हार नहीं मानती है और वह बस स्टैंड पर आ जाती है। वह वहां पर खड़े होकर देखती है कि बस में कोई भी नहीं होता है। वह आगे अपने कंडक्टर से पूछती है, लेकिन वह मन ही मन सोचती है, अरे पता नहीं कि यहाँ पर कोई होगा कि नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि ये बस तो केवल प्राइवेट वाली है, सार्वजनिक नहीं है। लगता है ये मुझे लेकर नहीं जाएगी, लेकिन क्या करूँ, एक बार पूछ के देख लेती हूँ, शायद मुझे अंदर ले जाने दें। सुरभि बस कंडक्टर के आगे आ जाती है और वह उससे पूछती है। पहले तो वह उसे थोड़ी देर देखती है क्योंकि उसकी मूछें ऐसी थी डरावनी। हाँ जी बहन जी, क्या खड़ी हो यहाँ पे, ये बताइए मुझे। क्या पागल हो रहे हो? ये बस दिख रही है तो इसका मतलब यही है कि मैं बस में जाने के लिए खड़ी हूँ यहाँ पे। कब जाएगी ये बस, ये बताओ बस मुझे, इतना एक्स्ट्रा मत बोलो मुझसे। नहीं बताओगे तो लात घूंसे मारूंगी मेरे तुम्हारे अंदर। ये बस आ जाएगी, बताइए बस तुम्हें कहाँ पे छोड़ना है। और ज्यादा कटु वचन बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम जैसी लड़कियों के बारे में। मुझे अलीगढ़ जाना है, मुझे अलीगढ़ में एक जो वो है ना रामगढ़ रोड, वहाँ पे जाना है। वहीं पर मेरे माता पिता का घर है, मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। रामगढ़ रोड पे कहाँ पर जाना है ये तो बता दो मुझे, पूरे घर तक पहुँचा दूंगा एड्रेस पे। तुम्हें कोई भी दिक्कत की जरूरत नहीं होगी बिल्कुल भी। तुम भी सोचोगी कि कौन से बस कंडक्टर से पाला पड़ गया मेरा। वह मन ही मन सोचती है कि पता नहीं यह बस वाला कैसा होगा, लेकिन फिर उसे अपने माता पिता को खुश रखने की बात याद आती है। वह मन ही मन सोचती है कि अब जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि माता पिता को खुश जो करना है, उन्हें सरप्राइज देना है। अरे बहन जी, क्या हो गया, क्या कहाँ खो गई हो, थोड़ा बहुत आंसर दो। वैसे यही वाली बस है ना तुम्हारी, इसी में बैठना है ना मुझे? बता दो बस मुझे, मैं बैठ जाऊंगी जल्दी से। मुझे जल्दी जाना है क्योंकि मेरे को दस्त हो रहे हैं बहुत तेज, कभी भी निकल सकते हैं, पिर पिर करके बहुत दर्द हो रहा है पेट में मेरे। अरे बहन जी, फिर तो तुम मेरी सीट को गंदी कर दोगी और पूरी बस में बदबू भी कर दोगी। तुम ऐसा करो, सबसे पीछे वाली सीट पे बैठना, मुझे बदबू आती है बहुत। क्योंकि ठीक है, नहीं बैठूंगी, सबसे एंड वाली सीट पे बैठ जाऊंगी मैं, और किसी को भी उस सीट पे बैठने मत देना, नहीं तो सबको पता लग जाएगा कि मुझे दस्त हो रहे हैं बहुत करने वाले, इसीलिए। ठीक है ना? ठीक है बहन जी, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा और किसी को भनक तक नहीं लगने दूंगा कि आपको दस्त हो रहे हैं। बस मेरे में कोई पता है ये बात, और किसी को नहीं बताऊंगा मैं। और दस्त का एक कैप्सूल आता है नॉर्टिजेड नाम का, पीले रंग का, उसे खाया कीजिए, वो सही है आपकी सेहत के लिए। ऐसा कहकर बस स्टैंड वाला लड़का उसे अपने घर पहुंचा देता है। अरे बेटी, जब तुझे आना ही था तो तू मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुझे लेने आ जाता जब तुझे। अरे नहीं पापा, मैं आपको सरप्राइज देने वाली थी कि आप मुझको देख के खुश होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि मेरी आज पढ़ाई खत्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि माता पिता को बहुत अच्छा लगेगा मुझे देख के, इसीलिए मैं आ गई थी, और कोई बात नहीं है। और बताइए पापा, आप कैसे हो? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख मैं तेरे सामने ही तो खड़ा हूँ। और पापा, ये मम्मी वहाँ पे क्यों खड़ी हैं, ये तो बता दो मुझे। अरे बेटा, ये बात कुछ और, तू मुझे ये बता कि तेरे ये पीछे कपड़े पीले पीले क्यों हो रहे हैं, तू क्या पार्टी करके आई है कपड़ों में? अरे पापा, क्या बताऊँ आपको, मेरे को दस्त हो गए हैं। दस्त की बात सुनकर उसकी बेटी और उसका पति दोनों ही उसे देखते हैं घूर घूर कर कि उसे हो क्या गया था ऐसा। हाँ पापा। छी 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 बेटी, तो तू यहाँ पे क्या कर रही है बैठ के? तू जा जल्दी से नहा के आ, और तूने मुझे बताई जो ना जब से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ।
अरे मम्मी क्या बताती मैं आपको, मेरे को अपनी बेइज्जती थोड़ी नहीं करानी है आपको बता के, वो तो पापा ने देख लिया। अरे तो बेटी कोई गोली वोली खा लेती तो वैसे सही है जाती, और का है वैसे तो तू सही होने वाली है ना है, ना ही तू ब्रेड वगैरह कुछ खाती है कि तू सही है जाए जल्दी से, पैसा तो तू पे होते ही। हाँ हाँ बेटी, तो किसी से पूछ लेती कोई गोली वोली का नाम, तो वो बता देते तुझे। हाँ हाँ पापा, वो बस कंडक्टर ने मुझे बता दिया था गोली का नाम नॉटी जैन नाम का। हाँ हाँ बेटी वही गोली बहुत फायदेमंद है, तो भैया खाती, तूने खा ली है ना। हाँ मम्मी मैंने खा ली है, वो गोली बहुत फायदेमंद है, अब चिपक गए हैं दस्त मेरे, अब नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी। चलो अब मैं नहाने जा रही हूँ, बदबू आ रही है मुझे अपने अंदर से। इतना कहकर वह तीनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, क्योंकि वह लड़की पूरा घर गंदा कर देती है और सब में बदबू ही बदबू उड़ा देती है। अब उसकी भी क्या गलती, वो तो उसके पापा ने देख लिया था इसीलिए पता लग गई। एक गांव में 4 गरीब रहते थे। वह चारों गरीब ऐसे थे कि उन्हें कभी कभी तो खाना ही खाने को नहीं मिलता था। वह चारों हमेशा ही एक साथ रहते थे और एक साथ ही भीख मांगते थे। कभी कभी वह चारों बड़े ही दुखी रहते थे। अगले दिन सुबह हो जाती है। वह चारों गरीब एक मंदिर के पास खड़े हुए थे। उन्हें लग रहा था कि कोई मंदिर से पूजा करके आए तो उन्हें कोई दान दक्षिणा दे जाए, लेकिन आज कोई भी मंदिर से बाहर आया ही नहीं और न ही मंदिर से अंदर गया कोई भी। रात हो जाती है। वह चारों भूखे प्यासे वहीं पर सीढ़ियों पर सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई देखने वाला भी नहीं था। वह चारों गरीब क्यों ना थे, इसीलिए कोई देखने ही नहीं आ रहा था उन चारों को। उन चारों के कपड़े इतने गंदे थे कि इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि दूर तक ही उड़ रही थी उनके गंदे कपड़ों की बदबू। अब वह भी बेचारे क्या करते, ना तो उनके पास सरफ था, जहाँ तक कि उनके पास खाने तक को तो कुछ नहीं था कि जहाँ तक उस पे सरफ भी आए। अरे भैया कितना समय लगाओगे, नाई की दुकान से आकर तुमने तो बाल कटिंग करवाई है कि पता नहीं कौन सा एक झाड़ू का पोंछा बनवा लिया है। अच्छा अच्छा, तू कुछ ज्यादा ना बोल रही है, तेरे चांटा मार दूंगा अगर तूने मेरे बालों के पीछे कुछ भी बोला तो। 50 रुपए लिए हैं पूरे। अरे तो 50 रुपए लिए हैं तो ऐसे ही झाड़ू का पोंछा क्यों बनवाया है आपने, अच्छे से ही कटिंग करवा लेते। हाँ बेटा चला जा जा इसके साथ, ये मंदिर के लिए वैसे भी बहुत लेट हो रही है, इसके दस्त बंद हो गए हैं क्योंकि इसीलिए इसने मन्नत रखी थी। हाँ बेटा चले जा प्लीज, इसके मन्नत का ख्याल रख थोड़ी सी, भगवान नहीं तो इससे दुखी रहेंगे। अच्छा अच्छा मम्मी पापा आप बोल रहे हैं इसीलिए मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं जाता नहीं इसके लिए। अब ज्यादा बनने की कोशिश मत करो भैया, आप चल रहे हो तो चलो, नहीं तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। अगर ज्यादा बोले तो आप बहुत एक्स्ट्रा हो गया है अब आपका बोलने का सिस्टम। देख सुरभि, मैं जा तो रहा हूँ तेरे साथ, लेकिन मैं कार से तुझे अकेले ही छोड़ दूंगा मंदिर से थोड़ा पहले। अरे बेटा इसी थोड़ा आगे तक ही छोड़ दियो मंदिर तक, बेचारी वो कैसी जाएगी इतना पीछे से, वो तो थक जाएगी। अरे नहीं थकेगी मम्मी। चल ठीक है बेटा, तू जहाँ तक छोड़ना चाहे इसको छोड़ दियो, वहां से मैं ले आऊंगा। ठीक है पापा, अब हम जा रहे हैं और जल्दी आ जाना इसे लेने के लिए, इसे वहाँ छोड़ना सही नहीं है ये, क्योंकि लड़ती रहती है लोगों से इतना। ठीक है बेटा चले जाओ, लेकिन थोड़ा अच्छे से जाना, कहीं पर कुछ हो ना जाए अनहोनी वगैरह, इसीलिए इसने काले कपड़े और पहने हैं आज। अरे मम्मी कुछ नहीं होता है काले कपड़ों से, काले कपड़े थोड़ी नहीं है, देखो इसमें रंगीन मोतियों भी तो हैं, ऐसे कह रही हो आप। अरे कोई बात नहीं ममता, जाने दो, बेटी तो ही है तुम्हारी। अरे बहन कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है मुझको, 2 दिन से न खाया। अरे अरे ये कैसे रो रही है बाबरों की तरह। मम्मी सही बोल रही थी, नए कपड़े पहन के जाऊंगी ना तो ये ऐसे ही करेंगे भिखारी लोग, मेरे पे ही चिपकेंगे सबरे के सबरे। अरे बहन ऐसा मत बोल, मैंने सुबह से सच में कुछ नहीं खाया, 2 दिन हो गए, अभी भी मुझे कुछ नहीं मिला। अरे जा यहाँ से, तुझे सुबह से कोई मिला नहीं है, हम ही दोनों मिले हैं तुझे खाने के लिए। जा यहाँ से, चल हमारे सामने से हट। हाँ हाँ भंगिन चल जा यहाँ से, मुझे भी बहुत काम है, मुझे घर भी जाना है अभी। कल ही मैंने नॉटी जेड खाई है, तेरे ऊपर ही निकाल दूंगी सारे दस्त, याद रखी। अरे बहन मोको नॉटी जेड ही खिला दे थोड़े से ही, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगी अब। अरे यो भंगिन नॉटी जेड गोली को नाम है, ना कि कोई रोटी वोटी की तो को खिला दूं, दस्त बंद करने की दवाई को नाम है नॉटी जेड। बदतमीज औरत कहीं की, बदतमीज पूरी की पूरी ही है, सड़क छाप गवारन। अरे बहन दे दे चल इसे 2 रुपए, ये बेचारी भूखी है, इसे जाने भी नहीं देगी हमें। वह मन ही मन सोचती है देने की, लेकिन वह इतनी बदतमीज लड़की थी सुरभि कि वह देने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह बेचारी लड़की इतनी गिड़गिड़ा रही थी। चल चल निकल यहाँ से, मेरे पास ना है तेरे लिए कुछ देने को। अरे बहन दे दे। सुरभि और सुरभि का भाई दोनों ही एक जैसे थे।
वह दोनों ने ही उस बेचारी लड़की और भूखी प्यासी लड़की को कुछ भी खाने को या फिर पैसे वगैरह कुछ भी नहीं दिए थे। वह इतनी बदतमीज लड़की थी कि वह तो उसका मजाक ही उड़ा रही थी कि मैं उसके मुंह पे दस्त फेंक दूंगी। लेकिन एक कहावत है ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर भगवान वाला जरूर होता है। सुबह के 10 बज गए थे। वहां से एक भी भिखारी उठा ही नहीं था क्योंकि उन्होंने कल से कुछ खाया ही नहीं था। उनके अंदर इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वह वहां से उठ सकें। अब उनकी भी क्या गलती क्योंकि उन्होंने किसी ने उसे कुछ खाने को दिया ही नहीं था। उन 4 भिखारियों को एक बूढ़ी औरत और एक किसान व्यक्ति देख तो रहे थे लेकिन उन्हें कुछ देने का मन ही नहीं कर रहा था। तभी वहां सुरभि आ जाती है। उसका भाई कार से उसे मंदिर तक छोड़ने आ जाता है। उसकी एक मुलाकात होती है एक लड़के से। अरे ये देखो कैसे भंगी वगैरह सब लेटे हुए हैं, इनको हटा क्यों नहीं देते आप ही? आप तो यहीं से निकले थे मेरे सामने से। अरे अरे सब भंगियों सुन लो, यहाँ से चले जाओ, ये मैम साहब बोल रही हैं, निकल जाओ यहाँ से, चलो हटो यहाँ से। अरे बेटा इनसे भंगी क्यों बोल रही हो? ये तो बेचारे भूखे हैं, इन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। ऐसा मत बोलो बेचारी बच्ची। अरे कैसे माफ कर दूं, मुझे भी तो जाना है मंदिर में, ऐसे थोड़ी नहीं निकल जाऊंगी इनके ऊपर से। और वैसे भी भगवान का मंदिर है ना कि इन भिखारियों का मंदिर ये। अरे अरे मैम साहब, यहाँ से निकल आइए। तुम भी ऐसे कर रही हो ड्रामा, जैसे ही कोई हूर की परी बन के आई हो तुम भी, या फिर जैसे भगवान की दूत बन के आई हो। हाँ हाँ बेटी, मैं भी तो आई हूँ नीचे से ही ऊपर, तू भी आ जा ऐसे ही ऊपर, मैं भी वहीं से निकलूंगी जहाँ पे तू खड़ी है। ओहो ये क्या बदतमीजी है तुम तीनों लोगों की, इतना क्यों बोल रहे हो मुझसे ऐसे? अरे तो क्यों नहीं कहीं, तू यहाँ से क्यों नहीं निकल रही है ये तो बता दे मुझे। तुझे भगवान के तो दर्शन करने हैं तो तुझे भगवान मिल जाएंगे, ऐसे क्यों शर्मा रही है? ये भी रोटी खाते हैं, ये भी भगवान के ही भक्त हैं। हाँ बेटी तू यहाँ से आ जा, चल आ जा, बड़ा मत मान तू इन लोगों का। हाँ भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम ले, ऐसे भंगी भक्यारी भिखारी भंगी मत बोल। हाँ हाँ मैम साहब, यहाँ से इधर से आ जाइए, ऐसे मत करिए ड्रामा। आज सोमवार है सावन का, नहीं तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे आपसे अगर आप इनके बारे में बुरा बुरा बोलोगी तो। सुरभि इतनी बदतमीज थी कि वह किसी की भी बात को नहीं मान रही थी। वह उनका मजाक उड़ाती ही जा रही थी, उड़ाती ही जा रही थी। लेकिन हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।